नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका प्रैक्टिस सेट आज हम 4 पर आ गए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुका हूं और हर प्रैक्टिस सेट में मैं 30 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए कराया हूँ। तो अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस वीडियो को या इन सभी वीडियो को देखिएगा, जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ऐसा प्रैक्टिस सेट किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। अगर दूसरे चैनल पर आप जाते हैं तो सिर्फ सरल सरल प्रश्न दिया जाएगा और सरल प्रश्न तो आपको आते ही हैं। उन प्रश्नों से आपको कंपटीशन करना है जो प्रश्न आपको चैलेंज देते हैं। तो वैसे प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे, आप जरूर आइएगा, वरना दूसरे चैनल पर जाएंगे फिर वो अपने सरल प्रश्न देकर आपको एकदम, वो नहीं कहते कि मोटिवेशन आपको सिर्फ मिलेगा कि हमने इतने प्रश्न सही किए, आप कितने प्रश्न गलत किए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 4, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं। तो उस क्वेश्चनों को चलते हैं, लगाते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग आपसे पूछ रहा है। तो सब देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो फिर आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है संस्कृत के संबंधित। तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, इसमें उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उत हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प। उत जो त है वो च में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब आप विच्छेद उसका पढ़ेंगे, कैसे उसका संयोग किया जाता है, तब आपको समझ में आ जाएगा संधि में। तो ये चीज संधि में आपको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा करा कि तातः ग्राम आगच्छन्ति वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इसका शुद्ध रूप आपको पूछ रहा है और शुद्ध रूप क्या होगा? तातः ग्राम आगच्छन्ति, यानी कि जो म पर वो म पर जो अनुस्वार है वो विसर्ग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा दूसरा का। प्रश्न नंबर तीसरा पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि डैश डैश कालिदास श्रेष्ठ रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। तो देखिए, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। आज जब किसी को बहुतों में श्रेष्ठ बताया जाता है किसी एक को, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कभी कभी विभक्ति पूछ लेता है। हालांकि यहाँ तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कविसु सप्तमी में आता है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का कह रहा है कि बालका हसंती का भाववाच्य रूप परिवर्तन करना है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, कृत, कर्म और भाव। तो आपको इसमें ये कृत है और इसको भाववाच्य में कन्वर्ट करना है आपको। तो क्या होगा? तो देखिए, भाववाच्य में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बालकः हस्यते, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जो बालका है ना वो बहुवचन में है, तो इसीलिए तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी मैं इस कर्ता को भी रखा हूं। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, बी वाला विकल्प नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ी सी बारीकी अंतर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 8 संख्या का संस्कृत रूप होगा। तो 8 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? तो 8 को संस्कृत की अगर हम बात करें तो अष्ट, अष्ट जो है 8 को अष्टौ 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 सॉरी अष्टौ हो जाएगा। सी वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा, अष्टौ होगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भानुना में विभक्ति है, भानुना में आपको विभक्ति बताना है। तो भानुना में विभक्ति कौन सा है? तृतीय विभक्ति, एक वचन में ये गिना जाता है भानुना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मालविकाग्नि मित्रम कृति, ये जो कृति ये किसकी है ये आपको बताना है। रचना है, काफी इंपोर्टेंट है, संस्कृत में रचनाएं से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो है कालिदास की है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 7वां का। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं हम 8 पर। आपादान संज्ञा विधायक सूत्र है, आपादान संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है ये आपको इसमें से बताना है। तो आपादान संज्ञा का विधायक सूत्र ध्रुव पाए, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये वाला विकल्प, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 8वां का।
प्रश्न नंबर 9, ग वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ग वर्ण क के अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत, तो क का कंठ तो ग का भी कंठ हो जाएगा। बी वाला विकल्प 9वां का भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि री वर्ण किस प्रत्याहार में आता है। तो री वर्ण किस प्रत्याहार में आता है ये आपको बताना है। किस प्रत्याहार में आएगा, तो री वर्ण जो है ना अख के अंतर आ जाएगा, अख के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अयुण रील री के होंगे छवरट लण यमनम, ये महेश्वर सूत्र है और जब उसका प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें री वर्ण जो है अक में आ जाता है। तो 10वां का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करा कि कत किस नाम से प्रसिद्ध है। कत जो है कत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कत जो है कत कतवतु एक निष्ठक संज्ञा के अंतर्गत प्रत्यय आता है, उसी से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 11 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, पठितवत में प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए पठितवत में प्रत्यय कौन सा है। देखिए इसमें से अगर हम इसको विभक्त करेंगे तो तवत आ जाएगा, तवत। तो रूप किसमें चलता है तवत का, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए कतवतु का जो रूप चलता है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। तो तवान तवती तवत, तवान तवती तवत ऐसे रूप चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे, नहीं प्रत्याहार नहीं प्रत्यय पढ़ेंगे संस्कृत में, तो उसमें इस चीज को आपको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अलम मललोह मललाह में अव्यय है। तो देखिए अव्यय इसमें से पूछ रहा है कि इस तीनों शब्द में अव्यय कौन सा है। तो अव्यय कौन सा है, बी वाला विकल्प अलम हो जाता है। तो ये अव्यय के अंतर्गत आता है अलम, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, अच संधि कहते हैं। तो अच सबको पता है, सरल प्रश्न है, अच स्वर संधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा, 14 का सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से नय तत्पुरुष कौन सा है। तो इसमें से नय तत्पुरुष कौन सा है ये आपको बताना है। तो नय तत्पुरुष यानी नकारात्मक और नकारात्मक किस शब्द में आपको मिला है, तो अभाव में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प। हालांकि इनमें जितने तीनों शब्द दिए, चारों शब्द दिए हैं, सब तत्पुरुष के अंतर्गत, लेकिन नय तत्पुरुष का एक प्रकार में आता है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, एनाड गविकार सूत्र से विभक्ति होती है। तो इसका देखिए थोड़ा मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। एनाड गविकार मतलब जिसके कारण किसी शरीर में विकलांगता दर्शाया जाता है, तो उसमें हम कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसे वो कान से बहरा है, वो पैर से लंगड़ा है, वो सिर से गंजा है, ये सब में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि अनुनासिका वर्णों की संख्या, अनुनासिका वर्णों की संख्या कितनी है। तो अनुनासिका वर्णों की संख्या 5, 5 को वर्ग, 5 गो अनुनासिक वर्ण भी होते हैं। ए वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। हर वर्ण का पंचम वर्ण जो है ना वो अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का कि यण संधि होती है, यण संधि किससे होती है इसमें आपको बताना है। तो देखिए यण संधि किससे होती है, देखिए ई के साथ उ जब मिलता है तो वो यण संधि के अंतर्गत आता है। जब आप ट्रिक पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाता है, पहले दूसरे के साथ पहला, जैसे कि ई के साथ उ मिल जाए तो जो ये जो ई और उ मिल रहा है ना तो उसका यण में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे समझाया जाता है, जब संधि में पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इस चीज को बताया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 19 चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा है। ये तत्पुरुष समास के भेद आते हैं, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो उसके अंतर्गत एक तत्पुरुष समाज का चतुर्थी विभक्ति है। तो इसमें से कौन सा भेद के अंतर्गत आएगा, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत, वही आपको बताना है। तो युप दारू जो है ना, युप दारू वो चतुर्थी के अंतर्गत आता है। 19 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, अभिता के योग में विभक्ति होती है। तो अभिता परिता समय निक्षा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति। अभिता मतलब दोनों तरफ, तो इसमें द्वितीय विभक्ति दिया है, सी वाला विकल्प पर टिक कर देंगे। 20 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21, सरस्वती कंठाभरण में रचयिता, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो चलिए विकल्प अब आपको दिखाते हैं। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो सरस्वती कंठाभरण की रचयिता की अगर हम बात करें तो वो है भोजराज हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। इसका समास विग्रह करना है आपको। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? वो होगा मच्छिकाड़म अभाव। यानी कि ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि मैंने पहली जो प्रैक्टिस सेट करा था उसमें ये प्रश्न था, मुझे खुद थोड़ा सा याद आ रहा था। निर्मक्षितम समस्त पद विग्रह करेंगे तो मच्छिकाड़म अभाव, सी वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्र में रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान में रखिएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्र से होता है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो राजना शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप अगर पूछ रहा है तो वह रूप होगा कौन सा? रागी होता है, रागी, रागी। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 25, और पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो पीताम्बरा में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 26, रितम, रितम का विलोम क्या होता है? रितम, रितम का विलोम क्या होता है? तो रितम का विलोम की अगर हम बात करें तो वो होता है अनिरितम, अनिरितम, अनिरितम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 26 का। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं, और रीति लसा नाम सूत्रा, तो ऋषि लता लसा नाम दंता, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प 28 का ऐसा ही हो जाता है। अकूह विसर्जनिया नाम कंठा, इचु यशाणाम टालू, ऋषु रसाणाम मूर्ता, ऋतु लसाना दंता। ये होता है संस्कृत के वो उच्चारण, वर्णों के उच्चारण। ठीक, अब प्रश्न नंबर 28, और नाट्य शास्त्र के प्रेरणाता किसे हैं मानते हैं? तो नाट्य शास्त्र के प्रेरणाता कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनता है तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि पितृ प्लस आकृति शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। मतलब ये विच्छेद है, इसको संधि आपको बताना है कि संधि जब आप किसी शब्द को जोड़ते हैं तो वो एक संधि बनता है, शब्द बनता है, और उसमें से शब्द ये कि कौन सा होगा? पितृ प्लस आकृति, तो पित्राकृति हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सरल है। के लिए अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो के लिए अर्थ के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? ये सभी प्रत्यय हैं, चारों विकल्प जो आपके सामने दिख रहे हैं, और के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कत कत्वतु निष्ठक संज्ञा भूतकाल में प्रयोग होता है। सर्त्री और सानच प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय है। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज। ठीक, कत्वा और लय प्रत्यय जो है पूर्वकालिक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कर या करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कत्वा, कत्वा का त्वा शेष रहकर जो य प्रयोग किया जाता है इसके स्थान पर। कत्वा का नहीं, सॉरी मैंने गलत बताया, कत्वा का त्वा शेष रह जाता है। बस इतना चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसमें 30 प्रश्न हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।